हाँ तो जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरी की संरचना को देखा था, ठीक है। और चैप्टर हमारा वही है जनन तंत्र, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगले अंगों को देख रहे हैं, ठीक है। जैसा क्योंकि मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, ओवेरी होता है, और जो सहायक अंग होते हैं, असेसरी अंग जो होते हैं वो हमारे अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग, ग्रंथियां और स्तन होते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका था। जिस प्रकार हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राथमिक जननांग वृषण की संरचना देखी थी, उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने प्राइमरी ऑर्गन्स के रूप में ओवेरी की संरचना को देख लिया, ठीक है। अगर आप पर टेस्टिस और ओवेरी की संरचना आती है तो आप ये समझ लेना कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को आप जानते हैं, और इस बार 100% क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम बात करेंगे अपने इन सहायक अंगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन अंगों के बारे में बात करने से पहले हमें मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे बनाना है। कुछ इस प्रकार मादा जनन तंत्र का डायग्राम होता है। बहुत मुख्य रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाना सीखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले एनसीईआरटी कोर्स में भी था तो वहां भी पूछ लिया गया था। तो देखिए, इस पर विशेष फोकस देना। क्वेश्चन चित्र भी आपसे पूछेगा, टेस्टिस की संरचना पूछेगा, मतलब उसका डायग्राम पूछेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछेगा, है ना, और आपसे पूछ सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस डायग्राम से अपने सभी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ये जो है वो अंडाशय है, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। एक जोड़ी ये अंडाशय होते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो ऑर्गन है वह है अंडवाहिनी, जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये अंडवाहिनी, क्या है ये अंडवाहिनी। तो इस अंडवाहिनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी बात समझो। अब जो ये संरचना चल रही है वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा,
बहुत ही कम चांस है। ठीक है, फिर भी हमें एक बार इनकी संरचना को समझ लेना है। तो देखिए ओविडक्ट, अंडवाहिनी क्या होती है? ये 12 सेमी लंबी एक कीपनुमा नली होती है। भाई जो ये अंडवाहिनी है ना, ये 12 सेमी लंबी एक कीपनुमा नली। अच्छा, मैं इसको कीपनुमा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो आपको अंडाशय दिखाई दे रहा है ना, इस अंडाशय को इसने कुछ इस प्रकार की संरचना बनाकर जकड़ रखा है। तो ये कीप जैसी आकृति होगी ना, देखो इस प्रकार, तो ये कीप जैसी आकृति है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ये 12 सेमी लंबी एक कीपनुमा नली होती है, जो जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं। इसके 2-3 नाम, जैसे फैलोपियन डिंबवाहिनी, ठीक है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी भी कह सकते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी के अदर नाम है। और इसका जो अग्र भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का या अंडवाहिनी का, जो अग्रभाग होता है झालरनुमा होता है, जिसे फंडिबुलम कहते हैं। अब देखिए, ये जो आपको झालरनुमा कुछ अंगुली नुमा संरचना इस प्रकार दिखाई दे रही है ना, तो इस अंगुली नुमा जो संरचना है ना, इस प्रकार एक झालर जैसी आकृति बना रहा है। तो यह फैलोपियन ट्यूब का या अंडवाहिनी का प्रथम भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, अग्रभाग किसका? अंडवाहिनी का। बात समझ में आ गई? तो ये हमारी बात हो जाएगी किसके बारे में? अंडवाहिनी के बारे में। अच्छा, इस अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है भाई? कि अंडाशय जो ओवम रिलीज करता है, अंडाशय जो अंड रिलीज करता है, वह अंड इस भाग में आता है, अंडवाहिनी में यहां पर आता है। और इस भाग को हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। तो एक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है भाई? कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है, अर्थात फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो ओवा है, जो अंड है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? एम्प्यूला भाग में। तो जो स्पर्म होता है ना, मेल का जो स्पर्म होता है, वो यहाँ से चलता हुआ और यहाँ पर इससे फ्यूज करता है ओवा से। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एम्प्यूला भाग में। अंडवाहिनी के एम्प्यूला भाग में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। आप इसको याद रखना। बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए। तो ये अंडवाहिनी आपको पता चला क्या है अंडवाहिनी। बहुत ही सिंपल से 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये 12 सेमी लंबी एक कीपनुमा नली होती है। इसको फैलोपियन ट्यूब डिंबवाहिनी कहते हैं। इसका अग्रभाग झालरनुमा होता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, है ना। और ये जो झालरनुमा भाग है ना, यहाँ पर एक छिद्र होता है भाई। ये अंडाशय है, तो यहाँ पर एक छिद्र होता है ऐसे, है ना। इस छिद्र को हम ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस छिद्र को? ओस्टिया। और इसी छिद्र से होकर जो ओवम होता है वो एम्प्यूला भाग में आता है। ठीक है, तो ये तो हमारी हुई बात किसके बारे में? अंडवाहिनी के बारे में। समझ में आ गई बात? बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट है ना। 12 सेमी लंबी एक कीपनुमा नली है,
इसको डिंबवाहिनी, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब आदि कहते हैं। इसका अग्रभाग झालरनुमा होता है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, और इस अग्रभाग में एक छिद्र होता है जिसको ऑस्टिया कहते हैं। बस इतने से पॉइंट आपको लिख देने हैं अंडवाहिनी। इसका फंक्शन आपको पता ही है, निषेचन करवाने का फंक्शन होता है कि जो ओवा होता है, जो अंड होता है, वो इसके भाग में आता है एम्पुला में, और जहां पर किसकी प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये तो ही हमारी क्या, अंडवाहिनी। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं थर्ड, वह है गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या है भाई, कि यह है नाशपाती के आकार का खोखला अंग है। देखो अब ये अंडाशय और ये अंडवाहिनी, अब इनको छोड़कर जो आपको यहां से ये पूरी संरचना यहां तक दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय ना। तो ये जो गर्भाशय होता है वो कैसी आकृति का होता है, नाशपाती के आकार का एक खोखला अंग है। ठीक है, इसमें एंडोमेट्रियम की परत होती है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है जिसे बॉडी कहते हैं। निचला भाग संकीर्ण होता है जिसे गिरीवा कहते हैं। ये निषेचन के बाद बने भ्रूण को अपरा द्वारा रोपण करवाता है और उसे पोषण देता है। ठीक है, तो अच्छा एक मुख्य बात इसके बारे में रह गई, इसका जो आकार होता है, आकार जो है सेम ही होता है। ठीक है, तो गर्भाशय के बारे में मैं आपको बात बताऊं तो ये जो है गर्भाशय है, तो इसके बारे में हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई गर्भाशय नाशपाती के आकार का एक खोखला अंग है। इसमें एंडोमेट्रियम की परत होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ये परत, ये एंडोमेट्रियम की परत है। किसकी परत है, एंडोमेट्रियम। इसमें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तीन परत होती है इसे, ये पेरीमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम और ये सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो इसकी मुख्य लेयर होती है जो ब्लड से बनी हुई होती है, ब्लड से, म्यूकस से, श्लेष्मा से। ठीक है, तो जो फीमेल्स में मासिक स्राव होता है जिसको हम रज चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसी परत से होता है। अर्थात ये परत जब झड़ जाती है तो ब्लड के रूप में बाहर निकलती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इस एंडोमेट्रियम परत का बहुत ही मुख्य कार्य होता है। वो क्या होता है भाई, देखो यहां देख लेते हैं, नाशपाती के आकार का खोखला अंग है, इसमें एंडोमेट्रियम की परत होती है, इसका ऊपरी भाग। ठीक है, तो गर्भाशय में हमने पढ़ लिया। गर्भाशय में कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने जैसे आपको बता ही रहा था ना। ठीक है, तो बीच में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो वो स्किप हो गया है। ठीक है, तो गर्भाशय को हमने देख लिया। गर्भाशय में आपको पॉइंट बता ही रहा था
थोड़ी मिस्टेक से वो स्किप हो गया था ना। हाँ, बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं योनि। वैजाइना, ठीक है भाई। योनि क्या है कि जो गर्भाशय ग्रीवा उभर कर एक नलिका रूपी रचना बनाता है जिसे योनि कहते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो इसके माध्यम को अम्लीय बनाकर संक्रमण से सुरक्षा करता है। ठीक है, इसका द्वार एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से बंद रहता है जिसे हाइमन कहते हैं। एक बार इसको देख लीजिए। देखो, ये जो गर्भाशय ग्रीवा है वो उभरकर एक नली रूपी रचना बनाती है जिसको हम वेजाइना बोलते हैं, और इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो इसके माध्यम को कैसा रखता है, अम्लीय। अच्छा, अम्लीय रहने से क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया वायरस इसमें प्रवेश करते हैं तो वो अम्लीयता की वजह से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो योनि द्वार होता है यहाँ पर एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन, योनि छद। और ये जो हाइमन होता है वो प्रथम मैथुन क्रिया, अत्यधिक परिश्रम, ठीक है, व्यायाम आदि से नष्ट हो जाती है। ठीक है, योनि छद हाइमन जिसको बोलते हैं। और इसका जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, एक तो मैथुनांग की तरह कार्य करती है, इसके अलावा मासिक स्राव को निष्कासन करने और गर्भस्थ शिशु को डिलीवर्ड करने का इसका कार्य होता है। तो कार्य आप आराम से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, आपको सारी लाइन नोट्स में मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट आप समझ गए। ग्रीवा उभरकर योनि का निर्माण करता है नलिका रूपी रचना का। इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, इसके द्वार पर एक झिल्ली होती है जिसको हाइमन बोलते हैं। यह हाइमन लैंगिक संपर्क, अत्यधिक परिश्रम, व्यायाम आदि के कारण नष्ट हो जाती है। और इसका कार्य आप सभी जानते हैं ना, क्या होता है कि एक तो मासिक स्राव को निष्कासित करना, ठीक है, गर्भस्थ शिशु को डिलीवर्ड करना, ये इसके कार्य होते हैं। तो ये तो बात थी योनि के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे भग, जिसको हम कहते हैं वल्वा। वल्वा, ठीक है। तो भग क्या है कि भाई मादा के जो बाह्य जननांग होते हैं जो हमको आउटर दिखाई देते, ये तो इनर होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन ऐसे अंग जो बाहर से दिखाई देते उन सभी को हम क्या कहते हैं, भग कहते हैं। अब इस भग में कई संरचनाएं होती हैं, जैसे सबसे पहले होता है प्यूबिस मुंड। तो ये प्यूबिस मुंड क्या है मैं आपको बता दूं कि एक उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग होता है जो वसा से बना होता है। त्वचा, इस स्थान पर जो त्वचा है वो उभरी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिस मुंड बोलते हैं, जिस पर हेयर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है
बृहद बगोष्ठ जिसको कहते हैं लेविया मेजोरा। अब ये बृहद बगोष्ठ क्या है? प्यूबिस मुंड के नीचे वलन होते हैं जिन पर रोम होते हैं। मैं यहां पर इसकी थोड़ी सी छोटी सी संरचना ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये ओवरा हुआ भाग है जिस पर रोम होते हैं, इसको हम प्यूबिस मुंड कहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे क्या होते हैं? दो इस प्रकार वलन होते हैं और इन वलनों को हम लेविया मेजोरा कहते हैं। ठीक है, और जिन पर भी क्या होते हैं? बाल प्रेजेंट होते हैं। बृहद बगोष्ठ के नीचे होता है लघु बगोष्ठ जिसको हम लेविया माइनोरा कहते हैं। ये लेविया माइनोरा क्या है कि ये बृहद बगोष्ठ के नीचे दो लेयर होती हैं, बिल्कुल ओष्ठ जैसी संरचना में, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये तो ऊपर की तरफ जो है वो लेविया मेजोरा है और इनके अंदर भी दो इसी प्रकार की संरचना रहते हैं, वलन संरचना, जिनको हम लेविया माइनोरा कहते हैं, है ना भाई, लघु बगोष्ठ। इसमें होता है फिर भगसेर जिसको हम इंग्लिश में क्लाइटोरिस बोलते हैं। अच्छा, ये जो भगसेर होता है वो यहां पर कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये जो आपको वलन, या मैं ये कह सकता हूं प्यूबिस मुंड के नीचे या लेविया माइनोरा के अग्रभाग पर, किनारों पर एक उच्छ्राई संवेदी अंग होता है, एक बाहर निकली हुई संरचना, एक संवेदी अंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लाइटोरिस के बाद वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो अब जो आपको ये संरचना ये पूरी दिखाई दे रही है, देखो ये जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या है कि जो दोनों लेविया माइनोरा हैं उनके बीच में एक दरार रूपी स्थान पाया जाता है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इस वेस्टिब्यूल में मूत्रमार्ग और योनि द्वार होते हैं, दो होल होते हैं इसमें, एक ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस के नीचे मूत्रमार्ग होता है, यूरेथ्रा होता है, और उसके नीचे क्या होता है? योनि द्वार होता है। ठीक है, वही योनि द्वार है जिसकी हमने यहां पर संरचना पढ़ी थी। तो ये वेस्टिब्यूल में पाए जाते हैं। तो वेस्टिब्यूल की बात हो गई। इसके बाद इसमें होती हैं बार्थोलिन ग्रंथि, ये सहायक ग्रंथि आ गई। तो देखो हम वल्वा पढ़ रहे थे, भग पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि आउटर पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं उन सभी को कॉमन रूप से, सम्मिलित रूप से भग कहते हैं। सबसे पहला प्यूबिस मुंड, ओवरा हुआ भाग है जिस पर रोम होते हैं।